आज हम एक ऐसी फिल्म की दुनिया में उतर रहे हैं जो अपने आप में एक प्रयोग है। हम्म। फिल्म का नाम है उफ्फिसियापा। सोचिए, एक डार्क कॉमेडी थ्रिलर जिसमें कोई चीख नहीं सकता, कोई अपनी बेगुनाही की दुहाई नहीं दे सकता। और कोई पंच लाइन भी नहीं बोल सकता। हाँ, क्योंकि इस फिल्म में एक भी डायलॉग है ही नहीं। और यही बात इसे इतना आकर्षक बनाती है। ये हमें कहानी कहने के सबसे बुनियादी रूप में वापस ले जाती है। विजुअल्स, एक्शन और भावनाएं। बिल्कुल। तो आज हम सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि कहानी में क्या हुआ, बल्कि ये समझने की कोशिश करेंगे कि बिना शब्दों के डर, कॉमेडी और वो जो तनाव है उसका ताना बाना कैसे बुना गया। ये एक तरह से सिनेमा की अपनी भाषा की पड़ताल है। बिल्कुल। तो चलिए कहानी के केंद्र से शुरू करते हैं। केसरी लाल सिंह। हम्म। हमारे सोर्स बताते हैं कि वो एक सीधा साधा, थोड़ा घबराया हुआ सा मध्यवर्गीय आदमी है। हाँ। और कहानी की शुरुआत उसके अपने घर से होती है, जहां उसकी पत्नी पुष्पा उससे बेहद नाराज है। और वजह भी बड़ी आम सी है। हाँ, वो अपनी ग्लैमरस पड़ोसिन कामिनी को घूरते हुए पकड़ा गया है। यहाँ तक तो ये किसी भी आम घर की कहानी लगती है। हाँ, लेकिन फिल्म मेकर इसी आम सी स्थिति का इस्तेमाल केसरी के किरदार की नींव रखने के लिए करता है। अच्छा। हमें एक शब्द सुने बिना ही पता चल जाता है कि केसरी अपनी जिंदगी में ज्यादा कंट्रोल में नहीं है। वो थोड़ा दब्बू है, अपनी पत्नी के गुस्से से डरता है और शायद अपनी जिंदगी की एक रास्ता से थोड़ा ऊब चुका है। और जब पुष्पा गुस्से में बच्चे को लेके मायके चली जाती है तो कैमरा केसरी के अकेलेपन और उसके बिखरे हुए अपार्टमेंट पर टिक जाता है। और ये बिखराव सिर्फ घर का नहीं है, बल्कि मतलब उसकी अपनी जिंदगी का प्रतीक बन जाता है। सही बात है। और यहीं से उसके लिए एक सहानुभूति पैदा होती है। बिल्कुल। वो एक पीड़ित जैसा लगने लगता है, इससे पहले कि असली मुसीबतें शुरू भी हों। हाँ। और जब मुसीबतें शुरू होती हैं तो एक एक करके नहीं आती, वो तो एक साथ कहर बनकर टूट पड़ती हैं। मुझे एक बात थोड़ी सी खटकी। बताइए। एक ही समय पर उसके घर गलती से ड्रग्स का पार्सल आ जाता है और कहीं से एक लाश भी टपक पड़ती है। हाँ। क्या ये एक दर्शक के तौर पर थोड़ा ज्यादा संयोग नहीं लगता? मतलब कहानी को आगे बढ़ाने का एक आसान तरीका? नहीं, ये सवाल तो बिल्कुल वाजिब है। कहानी कहने की भाषा में इसे इंसाइटिंग इंसिडेंट या कहानी शुरू करने वाली घटना। हाँ, कहानी शुरू करने वाली घटना कहते हैं। ज्यादातर फिल्मों में एक होती है, लेकिन यहाँ दो हैं, पार्सल और लाश। और ये कोई संयोग या कमजोर लेखन नहीं, बल्कि एक बहुत सोचा समझा फैसला है। अच्छा, कैसे? आप सोचिए, अगर सिर्फ लाश मिलती तो शायद केसरी पुलिस को बुलाने की हिम्मत कर लेता। और अगर सिर्फ पार्सल मिलता तो शायद वो उसे कहीं फेंक देता। लेकिन दोनों के एक साथ होने से उसके हाथ पैर पूरी तरह बंद कर गए। बिल्कुल। अगर वो पुलिस को लाश के बारे में बताता तो ड्रग्स के पार्सल के साथ पकड़ा जाता। एग्जैक्टली। ये डबल इंसाइटिंग इंसिडेंट या कहिए दोहरी मुसीबत की शुरुआत की तकनीक है। ये नायक के बचने के सारे रास्ते बंद कर देती है। और एक साइलेंट फिल्म में तो ये और भी जरूरी हो जाता होगा। और भी ज्यादा। क्यों? क्योंकि केसरी चिल्लाकर या किसी दोस्त को फोन करके अपनी दुविधा बता नहीं सकता। उसकी बेबसी और उसके डर को दिखाने का एकमात्र तरीका है उसे ऐसी स्थिति में डालना जहां उसका हर एक्शन उसके बढ़ते हुए तनाव को दिखाए। बाहरी दबाव को दोगुना करना पड़ता है ताकि एक्शन कभी रुके ही नहीं। ये दिलचस्प है। तो ये फिल्म की मजबूरी भी है और उसकी ताकत भी। हाँ। अब केसरी पूरी तरह फंस चुका है और उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है। वो मान लेता है कि वो एक अपराधी बन गया है। हाँ। और यहीं से फिल्म का जो थ्रिलर वाला हिस्सा है वो डार्क कॉमेडी में बदलना शुरू होता है। वो उन लाशों से छुटकारा पाने की कोशिश करता है। और उसकी कोशिशें किसी पेशेवर अपराधी जैसी तो बिल्कुल नहीं होती। नहीं, वो तो किसी कार्टून कैरेक्टर जैसी होती हैं। वो लाश को घसीटता है तो वो कहीं अटक जाती है। उसे सूटकेस में बंद करने की कोशिश करता है तो हाथ पैर बाहर निकले रह जाते हैं। और ये सब बहुत ही भयावह है, लेकिन जिस तरह से उसे दिखाया गया है वो हास्यास्पद है। मेरे मन में भी यही आया था। ये देखना थोड़ा असहज था, लेकिन फिर भी हंसी आ रही थी। ऐसा क्यों होता है? यही तो डार्क कॉमेडी का मूल सिद्धांत है, जिसे हम कहते हैं टेंशन एंड रिलीज, तनाव और मुक्ति। स्थिति इतनी ज्यादा तनावपूर्ण और भयानक है कि हमारा दिमाग उस तनाव से बचने का कोई रास्ता ढूंढता है। और केसरी की बेढंगी हरकतें हमें वो रास्ता देती हैं। बिल्कुल। हम उसकी बेबसी पर हंसते हैं, लाश पर नहीं। और जब वो पहली लाश को ठिकाने लगाने में नाकाम रहता है और एक और लाश सामने आ जाती है, शायद पार्सल ढूंढने आए गुंडों में से एक की, तब तो ये स्थिति बेतुकेपन की हद तक पहुंच जाती है। हाँ, उसका छोटा सा अपार्टमेंट अब दो लाशों और
ड्रग्स के एक पैकेट के साथ एक क्या कहते हैं एक अजीबोगरीब सर्कस बन चुका है। एक सर्कस जिसमें लगातार नए कलाकार भी शामिल हो रहे थे। इसके बाद एंट्री होती है उन अपराधियों की जो अपना पार्सल ढूंढ रहे हैं। एक गूंगा व्यक्ति गूंगा और सबसे मजेदार इंस्पेक्टर हसमुख। इन किरदारों का आना कहानी को सिर्फ आगे नहीं बढ़ाता बल्कि वो जो गलतफहमी सा थीम है ना, उसे और गहरा करता है। हाँ, अपराधी सोचते हैं केसरी एक चालाक चोर है और इंस्पेक्टर हसमुख जो अपने नाम के बिल्कुल उलट है, वो उसे कातिल समझता है। और गुंगरा जो शायद सच जानता है, वो बोल नहीं सकता। गुंगरा का किरदार तो कमाल का है। एक साइलेंट फिल्म में एक म्यूट किरदार, हाँ, जो अपनी बात समझाने के लिए इशारे कर रहा है और कोई उसके इशारे समझ ही नहीं पा रहा। ये तो कहानी के अंदर एक और परत जोड़ने जैसा है। एक मेटा कॉमेडी है। मेटा कॉमेडी मतलब पूरी फिल्म चुप है लेकिन उसके अंदर एक ऐसा किरदार है जिसकी चुप्पी उसकी व्यक्तिगत मजबूरी है। वो उस पूरी उथल पुथल का अकेला गवाह है जो सच बता सकता है लेकिन उसकी आवाज किसी तक पहुंचती नहीं। ये स्थिति को और भी ज्यादा निराशाजनक और हास्यपद बना देता है। बिल्कुल। अब अपार्टमेंट में एक असहाय आदमी, 2 लाशें, ड्रग्स, अपराधी, एक गूंगा गवाह और एक अयोग्य पुलिस वाला सब मौजूद है। पूरी तरह से केओस, पूरी तरह से अराजकता। और ये सारी अराजकता क्लाइमैक्स में एक जगह आकर मिलती है। सूटकेसों की अदला बदली वाला सीक्वेंस। हाँ, वो बहुत लंबा और बहुत तेज गति वाला सीन है। वो क्लासिक फार्सिकल कॉमेडी है, मतलब भूल भुलैया वाली कॉमेडी जैसे चार्ली चैपलिन या बस्टर कीटन जैसे मास्टर्स ने लोकप्रिय बनाया था। एक जैसे दिखने वाले कई सूटकेस और हर किसी को लगता है कि सही वाला उसके पास है। हाँ, एक में लाश है, एक में ड्रग्स या पैसे हो सकते हैं और शायद कोई खाली भी हो। केसरी, इंस्पेक्टर, अपराधी, गुंगरा सब एक दूसरे से सूटकेस छीन रहे हैं, बदल रहे हैं, भाग रहे हैं। एक दर्शक के तौर पर तो कुछ देर बाद आप भी भूल जाते हैं कि किस सूटकेस में क्या था। और यही इसका मकसद है। बिना डायलॉग के कोई पूछ नहीं सकता, अरे इसमें क्या है। सब कुछ सिर्फ एक्शन पर आधारित है। एक्शन, अनुमान और घबराहट पर। ये सीक्वेंस एक तरह का डांस है, एक बैले ऑफ कंफ्यूजन। निर्देशक हमें किरदारों की तरह ही अंधेरे में रखता है, जिससे तनाव और कॉमेडी दोनों एक साथ अपने चरम पर पहुंच जाते हैं। और जब ये सब चल रहा होता है तब कहानी में एक और मोड़ आता है। केसरी की पत्नी पुष्पा घर लौट आती है। वो तो सुलह करने के इरादे से आई थी, लेकिन वो कहाँ पहुंची? सोचिए उसकी हालत। वो अपने पति से एक छोटी सी बात पर लड़कर गई थी और जब वो वापस आती है तो उसका घर एक लाइव क्राइम सीन बना हुआ है। पुलिस, गुंडे, लाशें और सूटकेसों के साथ भागता हुआ उसका पति। कोई भी पत्नी क्या सोचेगी? उसे भी वही लगता है जो बाकी सब सोच रहे हैं। बिल्कुल, कि उसका पति एक खतरनाक अपराधी है। लेकिन अंत में इसी अफरा तफरी के बीच सच्चाई सामने आ जाती है। पर कैसे? क्या इंस्पेक्टर हसमुख अचानक काबिल हो जाता है? नहीं नहीं, सच्चाई किसी की बुद्धिमानी से नहीं बल्कि इसी केओस से ही निकलती है। अच्छा। भाग दौड़ और गलतफहमियों के बीच असली अपराधी खुद ही मतलब एक दूसरे की पोल खोल देते हैं या पकड़े जाते हैं। और ये पता चल जाता है कि केसरी बस गलत समय पर गलत जगह पर था। उसे फंसाया गया था। हाँ। और फिल्म का अंत होता है केसरी और पुष्पा के पुनर्मिलन से। वो सीन मुझे बहुत प्रभावशाली लगा। हाँ, क्योंकि वहां भी कोई शब्द नहीं है। पुष्पा ने सब कुछ अपनी आंखों से देख लिया है। उसे अब किसी सफाई की जरूरत नहीं है। बिल्कुल। वो अपने पति के चेहरे पर पिछले कुछ घंटों का डर, उसकी बेबसी और उसकी बेगुनाही सब पढ़ लेती है। फिल्म जहां से शुरू हुई थी उनके रिश्ते के एक मूक तनाव से, वहीं एक मूक समझ पर आकर खत्म होती है। ये खूबसूरत सिमेट्री है। हाँ, उनका रिश्ता अब शक पर नहीं बल्कि एक गहरी समझ पर आधारित है। तो इस पूरी चर्चा का निचोड़ क्या है? उफ, ये स्यापा सिर्फ एक बिना डायलॉग वाली फिल्म नहीं है। नहीं, ये इस बात का अध्ययन है कि शब्द न होने पर हम कैसे संवाद करते हैं। सही कहा। ये दिखाती है कि हमारा दिमाग खाली जगहों को भरने में कितना माहिर है। हम केसरी का चेहरा देखकर उसकी पूरी कहानी खुद लिख लेते हैं। फिल्म की असली ताकत दर्शक की कल्पना को अपना सहयोगी बनाने में है। बिल्कुल, ये सिर्फ एक कॉमेडी या थ्रिलर नहीं है। ये इस बारे में है कि कैसे एक साधारण जिंदगी पल भर में नियंत्रण से बाहर हो सकती है। और कैसे मुसीबत के समय शब्द नहीं बल्कि आपसी समझ रिश्तों को बचाती है। ये सब सुनने के बाद एक सवाल मन में आता है और मैं चाहती हूँ कि हमारे श्रोता भी इस पर सोचें। जरूर। अगर इस कहानी में डायलॉग होते तो क्या होता? अच्छा सवाल है। क्या केसरी अपनी बेगुनाही जल्दी साबित कर पाता, या शब्दों के जाल में, झूठ और सच के फेर में और वो सफाई देने की कोशिश में चीजें और भी ज्यादा बिगड़ जाती?
हम्म। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसकी चुप्पी ही उसका सबसे बड़ा बचाव थी।